Good morning, बच्चों. Today class is a little bit late due to some internal problems and circumstances. By the way, मैं आपकी क्लास को आगे पढ़ाने के लिए आया हूँ जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे लिविंग वर्ड का. सो लिविंग वर्ड में हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये टॉपिक पहले पढ़ रखा था, ठीक है. सो अब हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की के आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ने के लिए के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक नोन एज टैक्सोनॉमिकल. अगर आप लोग देखेंगे तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से छोटा सा टॉपिक है. टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं ये देखते हैं. मैं कैमरे के पीछे आकर के देख रहा हूँ कि कैमरा ठीक है कि नहीं. बस ओके, ठीक है. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल है. सबसे पहली बात तो टैक्सोनॉमिकल एड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के बारे में. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का मतलब है ये वो स्टडीज है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. सो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हमें क्या करती है, वाई हमें क्यों पढ़नी चाहिए. तो सबसे पहली बात तो ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आर हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल. किस बात के लिए हेल्पफुल है? अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं, अगर हम किसान हैं और एग्रीकल्चर करने का काम करते हैं तो एग्रीकल्चर के दौरान जो प्लांट हम लगाने जा रहे हैं उन प्लांट के बारे में हमें क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए, उनके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए. तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आपको एग्रीकल्चर में हेल्प करती. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आपको फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन में हेल्प करती हैं. टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आपको इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज में भी बेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, याद रखना. इसके अलावा टैक्सोनॉमिक स्टडीज फॉर नोइंग ये भी हेल्प करती हैं, हेल्पफुल है फॉर नोइंग यस बायो रिसोर्स. जो हमारी दुनिया में बायो रिसोर्स पाए जा रहे हैं, हमारी इंडिया में बायो रिसोर्स पाए जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. साथ में दे आर वेरी नोइंग बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी, उनकी डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज पढ़ के हम लोग एग्रीकल्चर में मदद कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में मदद कर सकते हैं, इंडस्ट्री में मदद कर सकते हैं, बायो रिसोर्स और उनकी डाइवर्सिटी को जानने में मदद कर सकते हैं. तो इतनी सारी चीजें अगर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज से मिल रही हैं तो क्यों ना हमें ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है. अब याद रखना जब भी ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करनी पड़ेंगी, दीज स्टडीज रिक्वायर, अगर हमें ये स्टडी करनी है, दीज स्टडीज टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, दीज स्टडीज रिक्वायर्स. अब इनको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए?
हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन आना चाहिए प्लांट का, करेक्ट क्लासिफिकेशन। और करेक्ट क्लासिफिकेशन आने के लिए हमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए प्लांट का। तो वी हैव टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। बहुत आसानी से समझिए, बहुत सिंपल है। फिर से चालू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में हम पढ़ रहे हैं कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज यानी क्लासिफिकेशन, प्लांट के बारे में आइडेंटिफिकेशन, प्लांट के बारे में जानकर हमें क्या क्या मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर में मदद मिलेगी, फॉरेस्ट्री में मिलेगी, इंडस्ट्रियल यूज में मिलेगी, बायो रिसोर्स को, उसकी डाइवर्सिटी को जानने में मदद मिलेगी। बोले टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने के लिए क्या जरूरी है? तो दीज रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जो पौधा आप लगाने जा रहे हो एग्रीकल्चर में, उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। और करेक्ट क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए इट नीड्स क्या करना पड़ेगा? अगर हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है तो हमें पौधों की लैब स्टडीज करनी पड़ेगी। उन पौधों को लाना पड़ेगा लैब में और उनको लैब में आकर स्टडीज करनी पड़ेगी, या फिर हमें पौधों की फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी। यानी उन ऑर्गेनिज्म की, जिन भी ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ने जा रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म की फील्ड स्टडीज करनी पड़ेगी। या तो लैब स्टडी करनी पड़ेगी या तो फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी। या तो जंगल में जाके पढ़ना पड़ेगा, खेत में जाके पढ़ना पड़ेगा, या तो पौधे को घर पे लाना पड़ेगा, लैब में लाना पड़ेगा, तब पढ़ना पड़ेगा। तो बोलते हैं वेदर लैब स्टडीज हो या फील्ड स्टडीज हो, लैब स्टडीज और फील्ड स्टडीज करने के लिए हम लोगों को और कुछ जरूरत पड़ेगी। यस, वी रिक्वायर स्पेसिमेन, वी रिक्वायर स्पेसिमेन। अब ये स्पेसिमेन प्लांट को पढ़ने के लिए होंगे तो प्लांट स्पेसिमेन होंगे, एनिमल को पढ़ने के लिए होंगे तो एनिमल स्पेसिमेन होंगे। देखिए हम कहां से कहां तक पहुंचे, वहीं तक चलते हैं, एक करके पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड में हम लोगों ने पढ़ा कि टैक्सोनॉमी बड़ी जरूरी है, बड़ी हेल्पफुल है। किन बातों के लिए हेल्पफुल है टैक्सोनॉमी? यस, आपको मालूम है टैक्सोनॉमी पढ़ने से हमें एग्रीकल्चर में फायदा मिलेगा, फॉरेस्ट्री में फायदा मिलेगा, इंडस्ट्री में मिलेगा, बायो रिसोर्स जानने में फायदा मिलेगा। अच्छा भाई, अगर हमें टैक्सोनॉमी करनी है तो हमें क्या चाहिए? हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन चाहिए। अच्छा, करेक्ट क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किसका करना है? किसी ऑर्गेनिज्म का। तो उस ऑर्गेनिज्म की लैब स्टडी करनी पड़ेगी, लैब के साथ फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अब लैब में या फील्ड में हमें उस स्पेसिमेन को लाना पड़ेगा, इसलिए इस स्पेसिमेन का याद रखना कलेक्शन करना जरूरी है। सो हमें स्पेसिमेन पढ़ने के लिए कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन सीखना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन सीखना पड़ेगा। स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट करते हैं उसका प्रिजर्वेशन सीखना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन सीखना पड़ेगा। जो स्पेसिमेन हमने पढ़ाई के लिए लिया है उसका प्रिजर्वेशन सीखना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर कलेक्शन तो ठीक है, हम खेत से या जंगल से पौधे को ले आए और उसको पढ़ लिया, अब प्रिजर्व क्यों करें? क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन इसलिए जरूरी है कि बाद में कभी कोई स्टडी हो, फ्यूचर स्टडीज हो, तो फ्यूचर स्टडीज हम उन्हीं स्पेसिमेन पे करते हैं जिन पे पास स्टडीज हुई थी, ताकि हमारा पौधा ना बदले। क्योंकि पौधा बदलने से जेनेटिक्स बदल सकते हैं, जेनेटिक्स बदलने से कैरेक्टर बदल सकते हैं। तो पुराने पौधों में जो बेटा एक्सपेरिमेंट हुए वही एक्सपेरिमेंट हम लोग बाद में करते हैं। तो अब स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है और प्रिजर्व करना है, और स्पेसिमेन को कलेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए देयर आर सो मैनी टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं और उसे प्रिजर्व करते हैं। इन टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स के नाम हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। यस सॉरी, इन टेक्निक्स में से मैं पेन उठा रहा हूं। ओके, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके नाम आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। जैसे देयर आर सम टेक्निक्स, इनमें से कुछ टेक्निक में से एक टेक्निक का नाम है हार्बेरियम, हार्बेरियम। दूसरा है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन, याद रहेगा बोटेनिकल गार्डन। ओके ओके, तीसरा हमारे पास है म्यूजियम। ओके, चौथा हमारे पास है जूलॉजिकल पार्क।
तो हम इन सारे चारों मेथड से, बाकी की भी है लेकिन की प्रिजर्वेशन के लिए नहीं है, एनालिसिस के लिए है, तो हम हर्बेरियम यूज करके, बोटेनिकल गार्डन यूज करके, म्यूजियम यूज करके, जूलॉजिकल पार्क यूज करके इन स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। तो कैसे कैसे हर्बेरियम में क्या करते हैं, बोटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं, म्यूजियम में और क्या करते हैं जूलॉजिकल पार्क में, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड। सो हमने देखा कि अगर हमें स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है और उन्हें प्रिजर्व करना है, तो स्पेसिमेन को कलेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से एक तरीका हर्बेरियम है, दूसरा बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, जूलॉजिकल पार्क है। बोर्ड में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं, हमने टॉपिक जहां से पढ़ाया था, तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमने पढ़ा था कि हमें टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी यूजफुल है। किसमें 4 चीजें बताई थी मैंने। पहला चीज तो एग्रीकल्चर, दूसरा चीज पढ़ाई थी हमने यस फॉरेस्ट्री, तीसरा इंडस्ट्रियल यूज, चौथा मैंने पढ़ाया था बायो रिसोर्स और उनकी डाइवर्सिटी जानने के लिए। 4 बातें। इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन चाहिए। करेक्ट क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए लैब स्टडीज चाहिए थी, फील्ड स्टडीज चाहिए थी। लैब स्टडीज और फील्ड स्टडीज करने के लिए, याद रखना, लैब स्टडीज और फील्ड स्टडीज करने के लिए हमें क्या चाहिए था? यस, स्पेसिमेन चाहिए था। स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए 4 तरीके हैं। इनमें से आज हम लोग हर्बेरियम के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट स्पेसिमेन को करने का तरीका है। पहला पॉइंट ये है कि हम इसमें प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, यानी प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, यहां पर हम डेड प्लांट्स को बेटा कलेक्ट करते हैं। डेड प्लांट को कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। हम लोग शीट्स के फॉर्म में करते हैं, शीट्स बनाते हैं। कागज की शीट्स हो सकती हैं या किसी दूसरे सिंथेटिक मटेरियल की शीट्स हो सकती हैं। याद रखना, ये कागज की शीट्स हो सकती हैं लाइक दिस। इनका साइज लगभग 16.5 इंचेस से लेकर के लंबाई में और 11.5 इंचेस तक इनकी चौड़ाई में। नो, इट इज 12.5 आई थिंक। ठीक है, देखना पड़ेगा। यस, 11 ही होगा। 16.5 से लेकर 11.5 इंचेस की ये सीड्स होती है। अब इन सीड्स में हम क्या करते हैं, मान लीजिए प्लांट स्पेसिमेन लाए, मान लीजिए आप नीम की पौधे की पत्तियां लाए, तो नीम की पौधे की पत्तियों का स्पेसिमेन आप इन बेटा सीड्स में चपकाते हैं। लेकिन अगर फ्रेश पत्तियां चपकाएंगे तो सीड गंदी हो जाएगी। तो आप करते क्या है, इस प्लांट स्पेसिमेन को पहले ड्राई करते हैं। ड्राइंग करनी जरूरी पड़ता है, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को सुखा लेते हैं, फिर उसको प्रेस कर देते हैं, प्रेसिंग कर देते हैं। प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को प्रेस कर दिया जाता है। ड्राइंग कर देते हैं, प्रेसिंग कर देते हैं। ड्राइंग और प्रेसिंग के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, प्रिजर्वेशन कर देते हैं। तो हम लोग हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेन, वो भी डेड प्लांट स्पेसिमेन की शीट्स बनाते हैं। उन सीड्स का साइज ऑलमोस्ट 16.5 इंच से लेकर 11.5 इंच, 16.5 बाई 11.5 इंच के लगभग होती है लंबाई और चौड़ाई। अब इनमें कोई भी प्लांट स्पेसिमेन है, उसकी ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन करते हैं, प्रेसिंग करते हैं और प्रिजर्वेशन करते हैं और शीट्स बना लेते हैं। इसके अलावा सीड्स में देयर आर सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। इस सीट में हमें कुछ लिखना होता है, तो इन सीट में प्लांट की कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जो भी प्लांट आपने वहां पर लगाया है उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो प्लांट की क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखते हैं? पहला इंफॉर्मेशन लिखते हैं डेट ऑफ कलेक्शन, किस दिन हमने ये पौधे को कलेक्ट किया, पहला पॉइंट। दूसरा इंफॉर्मेशन लिखते हैं प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस जगह से हमने उस प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल नीम की पत्तियां हैं, तो नीम की पत्तियां किस दिन मैंने कलेक्ट की और किस जगह से कलेक्ट की। मान लीजिए आप मनाली की पत्ती, मनाली में नीम की पत्तियां लेके आए तो मनाली लिख दीजिए। आप शिमला से लाए, शिमला लिख दीजिए। आप अपने गांव से लाए तो गांव का पता लिख दीजिए। तो डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन। इसके बाद उस पौधे का लोकल नेम, लोकल नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का लोकल नेम, जो उस प्लांट का लोकल नेम है। जैसे हमारे यहाँ पर नीम बोलते हैं,
वैसे ही उस लोकल नेम का बेटा वर्नाकुलर नेम, लोकल नेम के बाद आप उसका नाम लिखेंगे बेटा इंग्लिश नेम, सॉरी, लोकल नेम के बाद आप उसका इंग्लिश नेम लिखिए। जैसे हम लोग उसे नीम कहते हैं, अंग्रेजी में भी नीम प्लांट ही लिखते हैं। फिर उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम लिखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ द नीम इट एजा डायरेक्टा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका। तो आप डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, लोकल नेम लिखते हैं उस पौधे का, इंग्लिश नेम लिखते हैं, फिर साइंटिफिक नेम लिखते हैं। इसके बाद पौधे की फैमिली लिखते हैं, फैमिली ऑफ प्लांट, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है ये लिखते हैं। और इसके बाद आप लिखते हैं नेम ऑफ कलेक्टर। नेम ऑफ कलेक्टर का मतलब है जिसने भी कलेक्ट किया। मान लीजिए ये सीड्स मैंने बनाई है तो मैं यहां पर अपना नाम लिखूंगा। तो पहला पॉइंट हो गया डेट ऑफ कलेक्शन, दूसरा पॉइंट हो गया प्लेस ऑफ कलेक्शन, तीसरा पॉइंट हो गया लोकल नेम, चौथा पॉइंट हो गया इंग्लिश नेम, पांचवा पॉइंट हो गया साइंटिफिक नेम, छठा पॉइंट हो गया फैमिली, साइंटिफिक नेम के बाद फैमिली, और उसके बाद सातवां पॉइंट हो गया हम लोगों ने लिखा नेम ऑफ कलेक्टर। याद रखना कोई भी हर्बेरियम है ये क्विक रेफरेंस सिस्टम है, बड़े आसानी से आप रेफर कर सकते हो, क्विक रेफरेंस सिस्टम है। क्विक रेफरेंस सिस्टम का मतलब है अगर कोई तुमसे पूछे नीम कैसे दिखती है और आप घर में हैं और आप बाहर नहीं जाना चाहते और आपके घर में ये सीड्स प्रेजेंट है, तो आप बिना पौधे को दिखाए, मान लीजिए दुनिया में नीम के पौधे ना बचे, तो आप बिना पौधों को दिखाए उनका स्पेसिमेन दिखाकर बता सकते हैं कि नीम की पत्तियां कुछ ऐसे दिखती है। तो इट इज अ क्विक रेफरेंस सिस्टम, और इस रेफरेंस सिस्टम से चीजें हम लोग आसानी से समझा देते हैं। तो बच्चा हर्बेरियम, फिर से मैं एक बार पढ़ा रहा हूं, हर्ब का मतलब ही होता है प्लांट, हर्बेरियम का मतलब वो प्लांट का कलेक्शन कर रहे हैं, प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट कर रहे हैं, डेड प्लांट को कलेक्ट कर रहे हैं, सीड्स के रूप में कर रहे हैं। ये सीड्स लगभग 16.5 इंच से 11.5 इंच की होती हैं। इनमें प्लांट को ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसमें कुछ बेटा हम लोग बेटा याद रखना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे इन इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन है डेट ऑफ बेटा कलेक्शन, प्लेस, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली ऑफ प्लांट, नेम ऑफ कलेक्टर। याद रखना ये हर्बेरियम क्विक रेफरेंस सिस्टम काम करती हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने हर्बेरियम की सीड्स, डिफरेंट प्लांट स्पेसिमेन के हर्बेरियम की सीड्स बनाई हुई है। ठीक रहेगा। इसके बाद हर्बेरियम के बाद हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक आता है, दैट इज नोन एज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन आर आल्सो द कलेक्शन ऑफ प्लांट। जैसे हर्बेरियम भी कलेक्शन था, ये भी है कलेक्शन ऑफ प्लांट। यहां पर भी हम लोग प्लांट का कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। हम लोग यहां पर लिविंग प्लांट का कलेक्शन कर रहे हैं। इट इज गार्डन इन फैक्ट, ये गार्डन है या ऑर्किड है, ये बगीचा है, आपको मालूम है। इस गार्डन में हम लोगों ने प्लांट को बेटा लगाया हुआ है, तो कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड लिविंग प्लांट को यहां पर कलेक्ट किया जाता है। गार्डन है ये। अब होता क्या है, बोटेनिकल गार्डन सिस्टम भी क्विक रेफरेंस सिस्टम है, क्विक रेफरेंस सिस्टम। यहां पर भी हम लोग पौधों को पढ़ाने के लिए, पौधों के बारे में जानने के लिए बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पतंजलि सुना हुआ है, ये जो पतंजलि है बाबा रामदेव का, इस पतंजलि के अंदर, आश्रम के अंदर उन्होंने पतंजलि का बोटेनिकल गार्डन बना के रखा हुआ है। अब पतंजलि का जो बोटेनिकल गार्डन है वहां पर वो मेडिसिनल प्लांट रखे हैं। मेडिसिनल प्लांट का मतलब है उन्होंने जड़ी बूटियों के प्लांट रखे हैं। अब अगर किसी को गिलोय जानना है कि भाई गिलोय कैसा लगता है, तो वो गिलोय कैसे देखे, गिलोय एक बेटा मेडिसिनल प्लांट है। मान लो अश्वगंधा जानना है कैसे निकाला जाता है, मुलेठी देखनी है कैसे निकाली जाती है, तो हम वहां पर लिविंग प्लांट के बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं और रेफर करते हैं, दिखाते हैं कि ये प्लांट ऐसा है, लेकिन वो प्लांट मरा नहीं होता, जिंदा प्लांट होता है। ये भी एक क्विक रेफरेंस सिस्टम। इस दुनिया में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं, इनमें से कुछ बोटेनिकल गार्डन के नाम आप लोग को याद रखने। एक है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, यह है क्यू में, इंग्लैंड, और ये दुनिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है,
सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी इंडिया में भी 2 बोटेनिकल गार्डन है जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए। एक है IBG, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ये जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है ये हावड़ा कलकत्ता में है, यानी हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल, हावड़ा में। दूसरा हमारे यहां पर है NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो NBRI है ये लखनऊ में। तो ऐसे बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं दुनिया में। आप लोगों ने और भी बोटेनिकल गार्डन नाम सुने होंगे, लेकिन हमें ये बोटेनिकल गार्डन का नाम याद रखना चाहिए जो हमारी इंडिया में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च NBRI और IBG, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। तो आप लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली। एक तो पढ़ लिया आपने यस हर्बेरियम। हर्बेरियम में आपने पढ़ा कि हर्बेरियम भी एक्चुअली प्लांट का कलेक्शन करता था। फिर आपने पढ़ा ओके बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में भी कलेक्शन ऑफ प्लांट है, लेकिन हर्बेरियम में डेड प्लांट थे, यहाँ लिविंग प्लांट है। ये एक गार्डन है, एक बगीचा है जो हम लोगों ने बनाया है फॉर क्विक रेफरेंस सिस्टम। बहुत सारे गार्डन, बोटेनिकल गार्डन इस दुनिया में हैं। इनमें से रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड दुनिया का लार्जेस्ट है, IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा जो है ये प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर लखनऊ में। यू नो दैट। इतना पढ़ लेने के बाद एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी बोटेनिकल गार्डन से। बोटेनिकल गार्डन जो है ये कंजर्वेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन दीज आर द यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, प्लांट की रेयर स्पीसीज को हम लोग स्पेशल कंडीशन में कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बोटेनिकल गार्डन को XC2 कंजर्वेशन का दर्जा दिया जाता है। XC2 कंजर्वेशन, इसका मतलब है हमने इन प्लांट्स को, जो हमने बोटेनिकल गार्डन में प्लांट लगाए हैं, इन प्लांट को हम लोग इनके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के स्पेशल एनवायरनमेंट में रख देते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के स्पेशल एनवायरनमेंट में रखते हैं और इन्हें कंजर्व करते हैं। सो बोटेनिकल गार्डन यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज XC2 कंजर्वेशन की तरह काम करते हैं। पहला हो गया हर्बेरियम और दूसरा हमारे सामने आया हर्बेरियम के बाद बोटेनिकल गार्डन। थैंक यू वेरी मच। नाउ द थर्ड वन इज नोन एज म्यूजियम। हमारे पास तीसरा वे ऑफ कलेक्शन है म्यूजियम। चलिए म्यूजियम के बारे में बोलते हैं। म्यूजियम इज द कलेक्शन हाउस, कलेक्शन हाउस for plant and animal specimen, plant and animal specimen। यानी कि म्यूजियम में हम लोग प्लांट का भी कलेक्शन करते हैं, एनिमल का भी कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन हाउस फॉर द प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। याद रहे यहां पर भी प्लांट डेड स्पेसिमेन ही कलेक्ट किए जाते हैं। अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अगर डेड स्पेसिमेन किए जाते हैं तो डेड स्पेसिमेन तो हर्बेरियम में भी कर रहे थे, तो म्यूजियम में ऐसा क्या बात है। तो याद रखना यहां पर जो कलेक्शन है, जनरली कलेक्शन जो होता है जनरली इट इज इन जार्स। ये जार में होता है, जार डब्बों जैसे होते हैं। ये ग्लास के बेटा बड़े बड़े बर्तन है, वेसल्स हैं ग्लास के। इन ग्लास के बर्तनों में ढक्कन लगे रहते हैं, यस याद रखिएगा। और इन ढक्कनों के अंदर फॉर्मेलिन प्रेजेंट रहता है। फॉर्मेलिन एक केमिकल कंपाउंड है जो प्रिजर्वेशन के यूज करते हैं। और इस फॉर्मेलिन के अंदर एनिमल स्पेसिमेन, जनरली एनिमल स्पेसिमेन पड़े रहते हैं, प्रिजर्व फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं। तो ये कलेक्शन के साथ साथ प्रिजर्वेशन भी है, आपको याद रखना। कलेक्शन के साथ साथ म्यूजियम में प्रिजर्वेशन भी करते हैं। तो जनरली फॉर्मेलिन नाम के केमिकल में, जो कि फॉर्मेलिन नाम का केमिकल है, ये प्रिजर्व हुआ के अंदर उसमें बेटा एनिमल स्पेसिमेन मिलेगा। जिस दिन आप डॉक्टर बन जाओगे और आप मेडिकल कॉलेज जाओगे
जिस दिन भी आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे, आप इस मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में आपको दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, रियल ह्यूमन हार्ट, तो ऐसा तो नहीं है कि आप आदमी को मार दो और उसका ह्यूमन हार्ट निकाल लो, नहीं। अब इन मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन लिवर, किडनी, ये सब जार में और फॉर्मेलिन के साथ बेटा, फॉर्मेलिन में घुला हुआ, फॉर्मेलिन में बेटा प्रिजर्व हुआ मिलता रहता है आपको, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं म्यूजियम का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जनरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास होता है। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जहां पर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वहां पर म्यूजियम जनरली एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो म्यूजियम से जुड़े क्या क्या बातें आपको याद होनी चाहिए। म्यूजियम इज अ कलेक्शन हाउस फॉर प्लांट एंड एनिमल बोथ। डेड स्पेसिमेन है, जनरली इन डेड स्पेसिमेन को जार में रखते हैं, एक केमिकल के अंदर रखते हैं, फॉर्मेलिन। मैंने एक एग्जांपल बताया, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो ये जार आपको देखने मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, किसी भी एजुकेशन सोसाइटी में बेटा, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा करके ये मिल सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी लार्जर एनिमल को आपको कलेक्ट करना है। इफ यू वांट टू प्रिजर्व, इफ लार्जर एनिमल है, कोई बहुत बड़ा एनिमल है और पूरे एनिमल को प्रिजर्व करना चाहते हो, तो लार्जर एनिमल को, फुल लार्जर एनिमल को जार में तो बेटा कर नहीं सकते, तो लार्जर एनिमल को भी हम लोग यहां कलेक्ट करते हैं बाय स्टफिंग इनटू बॉडी। तो बॉडी के अंदर हम लोग कुछ ऐसे मटेरियल स्टफ कर देते हैं, ऐसे मटेरियल स्टफ कर देते हैं कि उसकी हड्डियां निकाल देंगे, ब्लड निकाल देंगे, मांस निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, और उसके अंदर हम लोग कुछ स्टफिंग कर देते हैं ताकि लार्जर एनिमल वहां पर पड़े रहे। तुम लोगों ने देखे होंगे मरे हुए शेरों को लोग दीवार में सजा देते हैं, कुछ कुछ वैसे ही। लेकिन रियल शेर, रियल बारहसिंगा, रियल जानवर जो मर गए हैं, उनको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी बॉडी में स्टफिंग कर देते हैं। इसके अलावा यहां पर हम लोग इंसेक्ट का प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, इंसेक्ट का प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा इंसेक्ट के प्रिजर्वेशन करते वक्त हम लोग जनरली जार यूज नहीं करते इंसेक्ट का प्रिजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि इंसेक्ट के पास अपनी बॉडी में काइटिन होती है और काइटिन बहुत स्लो डिग्रेड करती है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग केवल इंसेक्ट की पिनिंग कर देते हैं, उनको पिन लगा देते हैं। मान लो ये इंसेक्ट है, तो इस इंसेक्ट को हमें प्रिजर्व करना है, तो हमने एक पेपर में या फिर एक शीट में इनको हम लोगों ने पिन कर दिया, पिनिंग कर दिया। पिनिंग करने के पहले इनको डाई कर देते हैं, इनको मार देते हैं हम लोग और पिनिंग कर देते हैं। पिनिंग के बाद हम लोग इनमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं और इनका प्रिजर्वेशन हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूजियम में याद रहे, म्यूजियम में हम लोग स्केलेटल सिस्टम भी, स्केलेटन ऑफ एनिमल, एनिमल के स्केलेटन, हड्डियों के ढांचों को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो म्यूजियम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि म्यूजियम में स्केलेटन को भी बेटा प्रिजर्व किया जा सकता है। तो चलिए, इतना अगर आपको दिख रहा, मैं एक बार कैमरे के पास जाकर देखता हूं। यस, अगर आपको इतना दिख रहा तो काफी काम बन जाएगा। तो चलिए भाई मेरे साथ बोलिए कि म्यूजियम जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बेटा होते हैं। यहां पर कलेक्शन हाउस है, साथ में प्रिजर्वेशन भी है, कलेक्शन के साथ साथ प्रिजर्वेशन भी है। प्लांट और एनिमल दोनों का कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन है। जनरली एनिमल को हम लोग जार के अंदर रखते हैं, एक केमिकल के साथ रखते हैं, इसका नाम है फॉर्मेलिन। आपको मालूम है फॉर्मेल्डिहाइड इसका मेन कंपोनेंट होता है। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि बेटा इन जार के अंदर इनको रखा हुआ है। फिर मैंने बताया कि ऐसे जार आपको मेडिकल कॉलेज में देखने को मिलेंगे जब आप लीवर, किडनी वगैरह पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा जानवर पूरा का पूरा आप किसी म्यूजियम में रखना चाहते हैं तो उस जानवर को एज इट इज नहीं रख सकते, उसके अंदर स्टफिंग, उसके अंदर कुछ भूसा भर के या कुछ केमिकल ऐसा भर के, नॉट द भूसा, भूसा बोलेंगे तो बेकार है, कुछ प्रिजर्वेटिव डाल के स्टफिंग कर देते हैं ताकि वो बहुत दिनों तक जिंदा रहे, डिग्रेड ना हो। फिर इसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर इंसेक्ट का प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए उनको मार देते हैं, फिर उनकी पिनिंग कर लेते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है ये सब डेड स्पेसिमेन ही है। यहाँ इसके अलावा स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, एनिमल के स्केलेटन को भी हम लोग वहां पर प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आपने तीन चीजें पढ़ ली। एक तो पढ़ लिया आपने यस
आपने एक पढ़ लिया एक पढ़ लिया हर्बेरियम, दूसरा पढ़ लिया बोटेनिकल गार्डन, तीसरा पढ़ लिया म्यूजियम, एंड नाउ इट इज द फोर्थ वन, इट इज नोन एज जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन कॉमनली नोन एज जूस, चिड़ियाघर बोलते हैं इन्हें। याद रखना जूलॉजिकल गार्डन भी एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसे ही एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है यहां पर हम एनिमल को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से हटाकर स्पेशल एनवायरनमेंट में ला करके बेटा इनको रख रहे हैं। याद रखना जूलॉजिकल गार्डन में लिविंग एनिमल्स को बेटा कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व शब्द मत यूज करिएगा, कंजर्व करते हैं। याद रखना जूलॉजिकल गार्डन भी एक क्विक रेफरल सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए आप बड़े होते हैं या फिर आप जब छोटे थे तो आप अपनी मम्मा पापा के साथ चिड़ियाघर घूमने जाते थे, तो आपको पता चलता था शेर कैसे दिखता है, तो मम्मा पापा कहते चलो हम चिड़ियाघर में तुम्हें दिखा देंगे, तो वो आपको चिड़ियाघर ले जा करके दिखाते थे कि देखिए ये जूलॉजिकल गार्डन है जहां पर हम लोगों ने इनको कंजर्व रखा है। इसके अलावा जूलॉजिकल गार्डन के अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी, यहां पर भी एनिमल को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन में हम लोगों ने कंजर्व करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मैंने आपको चीजें पढ़ा दी हैं। तो ये चारों चीजें पढ़ लिया। जूलॉजिकल गार्डन को हम लोग जनरली जू बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन है, यहाँ पर लिविंग एनिमल को कंजर्व करते हैं। तो अब आपके सामने चार बातें हो गई। अगर चारों आप अलग तरीके से देख सकते हैं, आपको मालूम चल जाए कि आप क्या देख रहे हैं, तो मजा आ जाएगा। पहला पॉइंट तो हर्बेरियम, दूसरा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि बोटेनिकल गार्डन क्या है। अगर आप जानते हैं बोटेनिकल गार्डन क्या है, इट इज वेरी गुड। तीसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए म्यूजियम क्या है, और चौथी बात आपको मालूम होनी चाहिए जूलॉजिकल पार्क क्या है। अगर आप ये सब जानते हैं तो इसके बाद टेक्सोनॉमिकल एड में एक और इंपॉर्टेंट एड है जिसको आप लोग को पढ़ना ही चाहिए, और इसका नाम है की। और कई बार बच्चे ये की समझ नहीं पाते कि सर की क्या है। पहली बात, की इज नॉट फॉर कंजर्वेशन, इट इज नॉट फॉर कंजर्वेशन। यहां पर हम कुछ कंजर्व नहीं कर रहे, कोई भी चीज को कंजर्व नहीं किया जा रहा। जैसे हर्बेरियम में प्रिजर्व कर रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन में कंजर्व कर रहे हैं, म्यूजियम में प्रिजर्व कर रहे हैं, जूलॉजिकल पार्क में कंजर्व कर रहे हैं। इट इज नॉट फॉर कंजर्वेशन और नॉर प्रिजर्वेशन। ना तो ये कंजर्वेशन है, ना तो फिर ये प्रिजर्वेशन है। यानी कि की में ना तो हम किसी चीज का कंजर्वेशन कर रहे हैं, ना तो किसी चीज का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो फिर की में कर क्या रहे? की इज एनालिटिकल टूल। की एक एनालिटिकल टूल है। इस की में हम लोग एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिज्म की एनालिसिस कर रहे हैं। यानी एक स्टडी टूल है, टीचिंग टूल है, जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ना ये कंजर्वेशन के लिए, ना ये प्रिजर्वेशन के लिए। फिर से सुन लो, की कंजर्वेशन के लिए नहीं है, की प्रिजर्वेशन के लिए नहीं, ये एनालिटिकल टूल है। यहां पर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज की बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिज्म की एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहां से की के बारे में क्यूरियोसिटी चालू होती है कि भैया कैसे एनालिसिस कर लेते। तो बोलते हैं की में एक छोटा सा टर्म वो पढ़ाते हैं आपको, कपलेट। याद रखना, कपलेट होता है। कपलेट क्या होता है? कपलेट इज द ग्रुप ऑफ टू स्टेटमेंट्स। यहां पर दो स्टेटमेंट का ग्रुप होता है। कपलेट का मतलब होता है कपल, कपल का मतलब दो स्टेटमेंट का कपल होता है, और वो दोनों स्टेटमेंट हमको लीड प्रोवाइड करते हैं, और ये लीड प्रोवाइड करके हम लोग किसी भी चीज की एनालिसिस कर लेते हैं। और ये जो कपलेट है
इट डिपेंड अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। बड़ा मुश्किल होता जा रहा कि सर समझ में नहीं आ रहा। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ये जो कपलेट है ये सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बेसिस पर बनाए जाते हैं। अब जब तक ये की आपको समझा ना दी जाए तब तक आपको लगेगा नहीं कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या किया। लेट सपोज हमें यहां पर ग्रुप ऑफ एनिमल मिला, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब मुझे इस ग्रुप ऑफ एनिमल में एनालिसिस करनी है। इस ग्रुप ऑफ एनिमल में एनालिसिस करनी है कि ह्यूमन यहां पर है कि नहीं है। बताइए यहां पर ह्यूमन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। तो हमें क्या मालूम, या आपको क्या मालूम कि इस ग्रुप ऑफ एनिमल में एनिमल है, कि इस ग्रुप ऑफ एनिमल में ह्यूमन है कि नहीं है। तो बोलते हैं इस ग्रुप ऑफ एनिमल की एनालिसिस करके हम ये पता लगा लेंगे कि ह्यूमन है कि नहीं है। बोले कैसे पता लगा लेंगे। कहते हैं कि सर हम की क्रिएट करेंगे। बोले सर की क्रिएट करेंगे, जरा करके दिखाइए। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कपलेट, पहला कपलेट हम यहां पर बनाएंगे। देखिए पहले कपलेट में बनाया मैंने, बोला एनिमल अगर है, वेदर एनिमल वेदर हैव वर्टिब्रल कॉलम और नॉट। वर्टिब्रल कॉलम के दो क्वेश्चन बनाए हमने, यानी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। कपलेट बनाया हमने कि या तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है या तो वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट है। दो स्टेटमेंट दिए, पहला स्टेटमेंट वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, दूसरा स्टेटमेंट वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट। इन दोनों क्वेश्चन के ग्रुप का नाम रखा गया कपलेट। अब हमने पूछा ये जो एनिमल है बताइए, इन एनिमल में बताइए वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं। अब दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो आंसर आएगा नो। अगर नो आएगा तो इसमें ह्यूमन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन के पास वर्टिब्रल कॉलम होती है। और अगर यस आया तो अब जरूरी नहीं है कि यस आने पर ये ह्यूमन ही हो। वर्टिब्रल कॉलम तो फिश को भी होती है, एम्फीबियन को भी होती है, रेप्टाइल्स को भी होती है, बर्ड्स को भी होती है, मैमल को भी होती है। तो अब आपको एक लीड मिली, यानी अगर नो है तो इधर नहीं जाना है, अगर यस है तो हमें मालूम है ये वर्टिब्रेटा का मेंबर है। वर्टिब्रेटा का मेंबर का मतलब है ये ह्यूमन हो सकता है, अभी ह्यूमन है नहीं, वो ह्यूमन हो सकता है। तो अब हमें यहां से एक लीड मिल गई। अब इस लीड से मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, मेमोरी ग्लैंड के बारे में पूछा, मेमोरी ग्लैंड। और फिर से दो क्वेश्चन बनाए, या तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है और या तो अब्सेंट है। माइनस का मतलब अब्सेंट है। अगर मेमोरी ग्लैंड अब्सेंट है तो ये ह्यूमन नहीं हो सकता, क्योंकि मैमल, ह्यूमन तो मैमल है। और अगर प्रेजेंट है यस, तो हमें फिर से एक लीड मिल गई। देखिए हमें एक लीड मिल गई। तो हमने क्रिएट क्या किए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए। हमने पहले कपलेट क्रिएट किया। कपलेट मतलब दो स्टेटमेंट का एक ग्रुप तैयार किया। उन दोनों स्टेटमेंट से हमें लीड मिली। जैसे लीड मिली हमने फिर से एक कपलेट तैयार किया। अब की बार कपलेट मेमोरी ग्लैंड का था, फिर से हमको लीड मिली यस। तो हमें पता चला अगर वहां पर बेटा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो ये मैमल है। पर दुनिया का हर मैमल तो बेटा ह्यूमन नहीं है। तब हमने यहां पर तीसरा कपलेट बनाया और बोला क्रेनियल कैपेसिटी। हमने ब्रेन की कैपेसिटी ली, क्रेनियल कैपेसिटी ले ली सीधे, और बोला क्रेनियल कैपेसिटी 1450 या इससे ज्यादा। और मैंने बोला 1450 से कम क्रेनियल कैपेसिटी। अब याद रखना दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन की कैपेसिटी ह्यूमन में है, लिविंग लोगों में। वैसे क्रोमैग्नन और निएंडरथल की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर बोला गया यस कि यार 1450 से कम है तो ये ह्यूमन नहीं हो सकता। मैमल है लेकिन ह्यूमन नहीं हो सकता। लेकिन अगर 1450 है उससे ज्यादा है तो ये ह्यूमन हो सकता है। तो देखिए कितनी चालाकी से हमने ग्रुप ऑफ एनिमल में, एनिमल के झुंड में ह्यूमन को पता लगा लिया। और कैसे पता लगा लिया वो आपके सामने है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि एनालिसिस करते वक्त आपको कपलेट मिलेगा। कपलेट का हर एक स्टेटमेंट आपको लीड देगा। जिस लीड की तरफ चलना है फिर से कपलेट बनाइए, फिर लीड लीजिए, फिर कपलेट बनाइए, फिर लीड लीजिए। कपलेट लीड करते हुए आप लोग एक दिन एनालिसिस कर लेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो ऑर्गेनिज्म है कौन। तो चलिए मेरे साथ एक बार पढ़ाइए कि व्हाट इज की। की इज नॉट फॉर कंजर्वेशन, की इज नॉट
फॉर प्रिजर्वेशन, की इज एनालिटिकल टूल। ये एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ये एनालिसिस हम लोग सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के लिए कर रहे हैं। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर यहां पर हमने कपलेट क्रिएट किया। कपलेट मतलब दो क्वेश्चंस का समूह, दो स्टेटमेंट का समूह, और इन कपलेट से के हर एक स्टेटमेंट से हमको लीड मिली। मैंने बताया ग्रुप ऑफ एनिमल में ह्यूमन को एनालाइज करना है, तो हमने बोला इन एनिमल में पहला कपलेट बनाया वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट या एब्सेंट। प्रेजेंट है तो वर्टिब्रा है। दूसरा कपलेट बनाया मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट और एब्सेंट, अगर प्रेजेंट है तो मैमल है। फिर तीसरा बनाया क्रेनियल कैपेसिटी प्रेजेंट और एब्सेंट, और इस तरीके से करते करते हम लोग ह्यूमन तक पहुंच गए। और ह्यूमन तक पहुंचते पहुंचते हमने एनालाइज कर लिया कि वो एक्चुअली क्या है। इस तरीके से एनालिटिकल टूल खत्म हो जाते हैं। एनालिटिकल टूल खत्म होने के बाद हम लोग अपने चैप्टर के आखिरी पेज में आ जाते हैं, लिविंग बर्ड चैप्टर के आखिरी पेज में आ जाते हैं, जहां पर चार चीजें हमें और पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें फ्लोरा, दूसरा पढ़ना है हमें मैनुअल, ओके, एक तो हमें फ्लोरा पढ़ना है, दूसरा मैनुअल पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है हमें यस मोनोग्राफ, और चौथा पढ़ना है हमें कैटलॉग। ये चार चीजें हैं। तो पहले पढ़ाने के पहले मैं बता दूं, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो मोनोग्राफ हो, चाहे वो कैटलॉग हो, दीज आर द बुक्स और लिटरेचर ऑफ द डाइवर्स, लिटरेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। या तो ये किताबें हैं या फिर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई लिटरेचर है। पहली बात तो याद रखें। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते कि सर फ्लोरा क्या है, मैनुअल क्या है, मोनोग्राफ क्या है, कैटलॉग क्या है। तो पहले बोल दीजिए कि ये सारी की सारी किताबें हैं, चाहे वो फ्लोरा हो, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे मोनोग्राफ हो, चाहे कैटलॉग, सब किताबें ही हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं फ्लोरा क्या है। तो लिखिए फ्लोरा इज अ बुक। ये बुक है, ये एक किताब है। इस किताब में हम एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। बड़ी कहानी लंबी। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा फ्लोरा बनाने की कोशिश करता हूं। मैं बोलता हूं चलो फ्लोरा ऑफ मोती झील पर आते हैं। मोती झील कानपुर में एक जगह है, फ्लोरा ऑफ मोती झील। मैं मोती झील करके एक जगह है, प्लेस है, वहां का फ्लोरा बनाने की कोशिश करता हूं। तो मोती झील जाने पर आप देखेंगे कि वहां पर एक छोटी सी लेक है। ये रही वो लेक। इस लेक के अपने नॉर्थ, यस, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कॉर्नर है। सॉरी, वेस्ट और ईस्ट कॉर्नर है। इनके अपने अपने कॉर्नर है। अब इस झील के चारों तरफ, मोती झील के चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं। ईस्ट कॉर्नर पर कुछ पौधे लगे हुए, बट नॉर्थ कॉर्नर पे चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं। ओके, ऐसे ही साउथ कॉर्नर पे पौधे, साउथ वाले साइड पर भी पौधे लगे हैं और वेस्ट साउथ में भी पौधे लगे हुए हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो यहां पौधा लगाओ वो यहां पर भी लगाओ। मान लीजिए यहां पर मैंगो का पौधा लगा है, तो ये भी हो सकता है कि यहां पर नीम का पौधा लगा। तो अब दोनों चारों तरफ पौधे लगे हैं, लेकिन चारों तरफ के पौधे एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। तो अब हम कर क्या रहे हैं फ्लोरा में? फ्लोरा इज अ बुक इन विच एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ प्लांट्स along with their distribution, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिखा जाता है। कि अगर मैं बोलूं कि वहां नीम के पौधे हैं, तो हमें यह भी बोलूं कि उनके नीम के पौधे ईस्ट वाले कॉर्नर पे हैं। यानी हम एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट भी बताएं, इसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएं। जिस किताब में भी हम ऐसा करेंगे वो किताब क्या कहलाएगी? फ्लोरा। जैसे एक साइंटिस्ट हुए हैं हमारी इंडिया में, जेके महेश्वरी। जेके महेश्वरी ने फ्लोरा ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, किताब लिखी है फ्लोरा ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली की पूरे प्लांट कहां कहां पर कौन कौन सा, उनका एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट क्या है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा
फ्लोरा में इंडेक्स भी होता है। फ्लोरा है इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज, वो जितनी भी प्लांट स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट है उनका इंडेक्स भी रखता है। वो बता देगा कि आम कितने हैं, वो बता देगा कि नीम कितनी है, वो बता देगा कि वहां पर बाकी प्लांट कितने हैं, जितने प्रकार के भी प्लांट होंगे वो सारे प्लांट का इंडेक्स भी रखेगा। तो फ्लोरा एक किताब है, आप याद रखिएगा। फ्लोरा वो किताब है जिसमें हम लोग एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट अलोंग विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ते हैं। दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि बेटा उनमें इंडेक्स क्या है। फ्लोरा के बाद दूसरा टॉपिक है मैनुअल्स। मैं इस कॉर्नर को यूज करता हूं मैनुअल पढ़ाने के लिए, ये रहा मैनुअल। मैनुअल्स याद रखना, मैनुअल्स भी बुक्स हैं, ठीक है। इन मैनुअल्स में भी बेटा इन लिस्टिंग होती है, इन लिस्टिंग ऑफ द प्लांट स्पीसीज होती है, इन लिस्टिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज। यहां पर भी प्लांट स्पीसीज की इन लिस्टिंग होती है, लेकिन यहां पर एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट नहीं पढ़ाते। यहां पर हैबिटेट भी पढ़ाते हैं, यहां पर प्लांट स्पीसीज की इन लिस्टिंग होती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट। जो भी प्लांट वहां पर है उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि वो कैसा दिखता है, वो झाड़ी जैसा दिखता है, वो हर्ब जैसा दिखता है, वो श्रब जैसा दिखता है, वो ट्री जैसा दिखता है, कि वो बेटा जमीन से जुड़ा हुआ ब्रायोफाइटा। तो फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप अपनी बुक में देखेंगे, इट इज अ फुल डिस्क्रिप्शन होगा। इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर आइडेंटिफिकेशन। मैनुअल दे आर द बुक्स विच हैव इंफॉर्मेशन, which have information for identification of plant। तो आप लोग इन दोनों को आमने सामने लिख के देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको फ्लोरा और मैनुअल में भी है। फ्लोरा में भी कि प्लांट है, मैनुअल में भी प्लांट है, दोनों में प्लांट है। एक में प्लांट का एक्चुअल हैबिटेट बता रहे, वो कहां पर है, कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम प्लांट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे। एक में प्लांट की लिस्ट बना रहे, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और किसी भी प्लांट को देख के कैसे पहचानना चाहिए उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन लिख रहे हैं। तो यहां आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा प्लांट है, नीम कैसा दिखता है, आम कैसा दिखता है, और यहां पर हम लोग उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। किसी प्लेस के रेस्पेक्ट में, किसी भी जगह के रेस्पेक्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बताते हैं फ्लोरा में, और कोई प्लांट कैसा दिखेगा वो बताते हैं मैनुअल में। उसकी सारी आय, जैसे कि तुम मेरे बारे में लिखो विथ माई होम, तो ये हो गया फ्लोरा, और मुझे पहचानने का तरीका लिखो कि उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, वो कैसे दिखते हैं, उनका कलर कितना है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिख डालो तो वो हो गया मैनुअल। सो मैनुअल फॉर डिस्क्रिप्शन टू आइडेंटिफिकेशन, एंड फ्लोरा इज द इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हैबिटेट भी पता चल जाए और डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाए। यू गॉट माई पॉइंट? अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो इन दोनों के बाद हमारे पास तीसरा तरीका है, तीसरा जो पॉइंट है वो है, मैनुअल के बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, इट इज अ कैटलॉग। याद रखना, कैटलॉग इज अ अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जैसे मैंने इसमें ऑर्गेनिज्म लिख दिया, तो याद रखना कैटलॉग प्लांट्स के भी होते हैं और कैटलॉग एनिमल्स के भी होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने दो चीजें पहले पढ़ाई थी, फ्लोरा वो केवल प्लांट के लिए था, मैनुअल भी प्लांट के लिए था, लेकिन कैटलॉग में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म, अब मान लो आपको एप्पल का प्लांट बताना है, तो आपने एप्पल ट्री सबसे पहले लिखा अल्फाबेटिक के हिसाब से, फिर आपने बोला बैम्बू ट्री, तो फिर आपने बैम्बू ट्री लिख दिया। इस तरीके से अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है फॉर डिस्क्रिप्शन। यहां पर भी हम लोग डिस्क्रिप्शन ही देते हैं, पौधों का डिस्क्रिप्शन ही देते हैं। यहां पर भी हम लोग अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करके डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट ही करते हैं। याद रखना, कई बार कैटलॉग में पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन भी होती है, पिक्चर के साथ इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन। जैसे इसको सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका है कि जैसे आपको टेलर के पास जाकर के एक सूट सिलवाना है, तो
तो आप लोग क्या कहते हैं, भैया हमें कैटलॉग दिखाओ। तो कैटलॉग दिखाओ में क्या देखते हो, सूट कैसे सिले हुए हो, ऑलरेडी हमको फोटो के फॉर्म में होते हैं तो दिखाते हैं। तो याद रखना, कैटलॉग अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए हो सकता है। उनका अल्फाबेटिकल अरेंज करने के बाद पिक्चोरियल इंफॉर्मेशन के साथ भी उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये रहा कैटलॉग। एंड कैटलॉग के बाद आखिरी चीज आती है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब ही है सिंगल, सिंगल। किसी एक टैक्सो के लिए किताब लिख दी जाए, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, बुक रिटन फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंगल टैक्सा। किसी एक टैक्सा के बारे में लिख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक किताब लिखूं मैमल्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के मैमल्स हैं, मैं केवल वही मैमल लिखूंगा। अगर मैं दूसरी किताब लिखूं मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो अब मैं ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मैमल पाए जाते हैं उनके बारे में लिखूंगा। अब याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के मैमल में तो कैंगारू भी आ सकता है, यस कैंगारू भी आ सकता है, लेकिन इंडिया के मैमल में बेटा कैंगारू नहीं आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एक टैक्सॉन को, मान लो मैमल एक टैक्सॉन है, तुम किसी एक टैक्सॉन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया पार्ट है। मान लीजिए मैं लिख दूं इंसेक्ट ऑफ द इंडिया और द इंसेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जितने भी इंसेक्ट पाए जाते हैं वो पढ़ो। मान लीजिए मैं लिख दूं ऑर्किड्स ऑफ, ऑर्किड्स एक प्रकार के प्लांट है, ये भी एक छोटा टैक्सा है, ऑर्किड्स ऑफ अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जितने प्रकार के ऑर्किड आज तक ढूंढे गए हैं उनके लिए एक किताब लिखी जाएगी। तो इस तरीके से किसी एक सिंगल टेक्सा को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी एक ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए जब भी कोई किताब लिखी जाती है, इसे बोलते हैं मोनोग्राफ। सो इट वाज द फर्स्ट चैप्टर फॉर यू। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ओके। अब इनकी पीडीएफ और इनके नोट्स आप लोग ओमेगा के ऐप में जाकर के डाउनलोड कर लें, या फिर आप ओमेगा के ऑफिस में जाकर फोन कर लें और उनसे पीडीएफ और उसके क्वेश्चन ले लें, ताकि आप इन क्वेश्चन को लगा सकें और अपना नॉलेज चेक कर सकें। इसके बाद की क्लासेस में जब भी मैं मिलूंगा, मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाता हुआ मिलूंगा, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।